एक और टॉपिक है शारीरिक प्रशिक्षण संकेत। इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। देखिए, शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसके कुछ ऐसे संकेतों को देखेंगे, ऐसे साइंस के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपको वो पता हो तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस हद तक या किस ऑर्गन से संबंधित बीमार होगा। ठीक है, लिखा है ऐसे चिन्ह या फिर ऐसे लक्षणों के जिन्हें देखकर डॉक्टर या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, चाहे वो एएनएम ही क्यों ना हो, वो क्या कर सकता है, पेशेंट के शरीर की स्थिति और उसके रोगों की उपस्थिति के बारे में पता लगा सकता है और शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी को पहुंचाने के लिए उसे देखना या छूना या सुनने या मापने के तरीकों से वो ये पता लगा सकता है कि शरीर के अंदर क्या परेशानियां हैं या क्या रोग है या क्या बीमारियां हैं, शरीर किन किन रोगों से जूझ रहा है। देखिए, इसका तरीका है मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आप यहाँ पे देखेंगे। पहला है इंस्पेक्शन जो है, जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है आंखों के द्वारा, यानी कि हम आंखों से देखकर पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पीलिया, किसी की आंखें अगर पीली है तो आप पीलिया देख के बता सकते हैं। दूसरा है स्पर्श करके पैल्पेशन यानी कि जैसे कि आप छूकर, है ना, जैसे कि आप छूकर ये पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? जैसे कि आप पल्स लेना चाहते हो तो आपको क्या है, पैल्पेशन करना पड़ेगा। या आप जो भी शरीर के अंदर ऑर्गन है उनको पता करना चाहते हो क्या वो अपनी पर्टिकुलर जगह पे है या नहीं है, तो ये सब चीजें क्या है, पैल्पेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा है ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है साउंड को सुनना। जैसे एग्जाम्पल में ईयर रखा हुआ है, नॉर्मल से अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर आप पर्टिकुलर एब्डोमिनल साउंड या नॉर्मल हार्ट साउंड सुनना चाहते हैं तो आप ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और साउंड सुनना, जैसे कि आपको लंग्स के साउंड सुनना, जैसे आपको एपिकल पल्स चेक करनी है, जैसे आपको एब्डोमन में साउंड चेक करना है, तो फिर आपको एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपको स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेशन मेथड्स में है। ये क्या है, मेथड्स है, ऑस्कल्टेशन मेथड्स है, यानी कि सुनने की परीक्षा। ऐसा प्रशिक्षण है जिससे हम सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। चौथा है हमारा परकशन, यानी कि टैप का मतलब है जैसे कि परकशन, यहाँ पे लिखा है नीचे परकशन, तो परकशन में थपाकर टैप करना। जैसे किसी ने कहा एसाइटिस का केस है, यानी कि पानी भरा है, कहाँ पर भरा है, पेट के अंदर। आप कैसे पता कर सकते हो, आप टपटपा यानी कि आप परकशन के मेथड से कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि ये एब्डोमन है, यहाँ पर थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा नीचे पानी है, तो हमेशा आपको पता है कि जो हाई पॉइंट होता है उससे जो लो पॉइंट होता है पानी बह सकता है। तो ऐसे ही हम लोग जब यहाँ पर एक फोर्स करेंगे, फोर्स किस तरह की फोर्स होती है, फोर्स होती है एक, यानी कि हम लोग फोर्स करते हैं डायरेक्ट फोर्स, दूसरी है इनडायरेक्ट फोर्स। तो अगर आप डायरेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली एब्डोमेन पे, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स के माध्यम से एब्डोमेन पे हाथ लगाकर ये बता सकते हैं कि क्या पानी की आवाज आ रही है। तो डायरेक्ट जो करेगा वो आवाज सुन सकता है। इनडायरेक्ट जो होगा, इनडायरेक्ट जैसे कि यहाँ पे एग्जाम डायग्राम में दिखाया गया है, तो इनडायरेक्ट का मतलब है फिंगर के ऊपर फिंगर मारना,
जब आप फिंगर के ऊपर फिंगर मारना चाहते हैं, यानी कि आप हाई लेवल का जो पानी है जो पेट में आया हुआ है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो पानी का है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ के पानी पर, ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, तब आप इसमें क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट फोर्स दोगे, इनडायरेक्ट फोर्स दोगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, हम जांच कर सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण में यहाँ पर निरीक्षण इंस्पेक्शन आया, आंखों से देख के। अब आंखों से एक और चीज देखने को यहाँ पे मिल सकता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेना। अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो आप उसे देखकर, दूर खड़े होकर देख के भी पता कर सकते हो। सेम पैल्पेशन मेथड से जांच करेंगे अंदर के ऑर्गन्स, ऑस्कल्टेशन में साउंड सुनेंगे, डिस्कशन में हम लोग कपाल के द्वारा पानी चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चिन्ह हैं जो हमने वाइटल साइन में रखा है। अब वाइटल साइन 5 है। पहला है बॉडी टेम्परेचर, आपको पहले से पता 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ये हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। दूसरा हार्ट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट के हिसाब से चलती है। श्वसन रेट, अब अगर आप इसमें मेडिकल में जाएंगे तो आपको 13 से 16 मिलेगी, लेकिन अगर आप एक जनरली बात करेंगे तब आपको 16 से 20 मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसे 13 से 20 के बीच में भी कह दें। ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी कि mmHg, ये क्या है, ये एडल्ट नॉर्मल वैल्यू है, ना कि रेंज। अब इसमें हम लोग रेंज करेंगे। दूसरा है फिफ्थ दर्द, पेन स्केल। पेन स्केल में आप स्माइल के चित्र देखकर, स्माइल का चित्र देख के आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ मरीज हमारा दर्द में है, इस तरह का दर्द है, क्या माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर दर्द है। तो आप इस तरह से दर्द का पता कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज आती है टेम्परेचर को नापना। अगर आपको नहीं पता टेम्परेचर को नापना तो आप देख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट नॉर्मल होता है, जिसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे ऊपर चला जाए, यानी कि मान के चलते 99 डिग्री फ़ारेनहीट, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अब आप इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तब हम इसे पायरेक्सिया के नाम से डिनोट करेंगे कि हाँ ये पायरेक्सिया है, ये फीवर है या बुखार है। तो हम जाके से बुखार कहेंगे। तो बुखार का दूसरा नाम यहाँ पे क्या निकल के आया, पायरेक्सिया। अब इसमें हाइपोथर्मिया की भी बात आई है। देखिए अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट से नीचे जाएंगे तो कम होगा, और अगर 103 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, ये हमें पता है। तो अगर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट जाए तो हम इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर 105 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा जाए तो हम इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। अब ये पायरेक्सिया नहीं कहलाएगा, ये थर्मिया कहलाएगा। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आगे बल्ब होता है, स्टीम पीछे होता है और बीच में रीडिंग होती है जिसमें मर्करी चलती है, मर्करी होती है, और ये मर्करी आपको रीडिंग बताएगी जो कि सेल्सियस के स्केल्स में काम करती है। शरीर में जो तापमान है हम उनके प्रकारों को तरीकों से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 98.6 से लेके, यानी कि 98.6 से लेके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 99 तक भी अगर हम देखें तो ये स्वस्थ व्यक्ति का एक तापमान के रूप में रखा है। लेकिन 99 से जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत फीवर आ जाएगा, बुखार उसको हो जाएगा। तो ये बुखार का एक तरीका है, यानी कि आप 99 अगर आप 2 भी करते हो तो ये फीवर ही होगा, तो ये फीवर ही होगा। अब यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 प्रकार के पायरेक्सिया आएंगे, और उसके बाद आएगा आपका हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, आप इसे हाइपर पायरेक्सिया कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हाइपर पायरेक्सिया जो है आपका
104 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर जाने पे है। इसके बीच में जो रहेगा वो आपका माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में आएगा। अब हम इसे सीवियर को अगर हटाएं तो ये रिप्लेस करेगा हमारा हाइपर पायरेक्सिया के साथ। तो 98, 99 पे आप इसको पायरेक्सिया कह रहे हैं, 100 पे इसको माइल्ड कह रहे हैं, और 103 तक, 101 से 3 तक आप इसे मॉडरेट कह रहे हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमेशा 104 से ऊपर जाने पर ही, कहीं कहीं पर 103 से ऊपर जाने पर ही हम क्या करेंगे, इसे हाइपरपायरेक्सिया बोल देते हैं। ऐसी हाइपोथर्मिया 95 डिग्री फ़ारेनहीट से नीचे जाने पर होगा, और सब नॉर्मल टेम्परेचर 95 और 97 के बीच में होता है। ये आपको पता होना है कि टेम्परेचर हिसाब से बदलेगा। अब बहुत ही मुख्य तरीका है विधि के हिसाब से अगर हम तापमान को समझने की कोशिश करें, बड़ा ही बेसिक तरीका है कि जब हम कहते हैं कि ओरल टेम्परेचर ले लो तो वो हमेशा ठीक होता है। लेकिन कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी हम लोगों ने चेक किया था। तो दोनों ही सूरतों में हमने इसको क्या है, बिल्कुल एक्जैक्टली माना था कि हाँ ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अब आता है आपका एक्सिलरी बगल से या रेक्टल मल द्वार से। देखिए हमेशा एक्सेलरी में यहाँ पर कितना डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस आया है, क्योंकि ये 98.6 है और ये 97.6 है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, ये एक कम है। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर, अब 98 में और इसमें देखें तो यहाँ पर +1 है। इसका मतलब कि रेक्टल एरिया से अगर आप ज्यादा करेंगे देखेंगे तो वो हमेशा एक डिग्री तो होगी ज्यादा, बताएगा ही बताएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आप रेक्टल मेथड से देख रहे हैं और वहां पर 104 डिग्री फ़ारेनहीट आता है, तो आपको लिखना क्या है, आप रिकॉर्ड में क्या लिखना चाहते हो, आपको लिखना पड़ेगा 103। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें और वहां पर लिखा हो कि आपने एक्सिला से लिया, अब वहां पे 104 आया, तो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक्सिला से आया तो आपको एक कम करना है, एक्सिला में आया तब आपको एक बढ़ाना है, कम आ रहा था ना तो आपको एक बढ़ाना है। अब यहाँ पर 105 लिखेंगे आप। ये बहुत ही सिंपल सा है, देखिए सीधी सी बात है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 98 है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर 98 है, ठीक है ना, यहाँ से ज्यादा आता है तो -1 करें, ठीक है, टोटल में से -1 करें, और इसमें क्योंकि कम आता है तो इसमें +1 करें। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप एक्सिला से ले रहे हैं तो उसमें +1 कर दें, और अगर रेक्टल से ले रहे हैं तो उसमें -1 कर दें, ठीक है। अब पल्स की बात करें तो नॉर्मल पल्स 60। अब पल्स क्या है, मान के चलते ये एक पल्स है, ये 2 सेंटीमीटर का मान के चलते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का 4। हम कुल मिला के एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमें करना क्या, हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं। ये 3-4 बीट है, इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। ये हमारी क्या है, रेगुलर पल्स है, जो कि हमारी 60 to 100 होगी। और अगर ये 100 से ऊपर जाए, यहाँ कर देता हूँ, इंक्रीज्ड 100 और डिक्रीज 60, 60 से कम ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज्यादा टैकिकार्डिया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे पल्स के बारे में, रेट, रिदम, वॉल्यूम और टेंशन, 4 चीजें हम लोग देखते हैं। कितनी बार धड़कती है तो रेट है, सेम टाइम पर हो रही है कितनी बार, क्या ये नियमित है, बिल्कुल नियमित है, ये नियमित है। और ये कमजोर है, यानी कि ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, पल्स कमजोर है। और क्या ये सख्त है, सख्त हो गई, ठीक है ना। तो 4 चीज हम लोग देखने वाले हैं। और सामान्य नाड़ी है, रेगुलर पल्स है, और थ्रेडी पल्स। अब देखिए थ्रेडी, मान के चलते हैं ये थ्रेडी, देखिए बहुत ही धीमी, हल्की और महसूस करने में कठिन होती है। समझ के देखिए, हम बात करते हैं थ्रेडी के बारे में। इसे आप थ्रेड देखिए, थ्रेड के रूप में, है ना, जिसे आप सद्दी भी कह सकते हो, है ना, सद्दी। तो
तो थ्रेड औषधि कैसी होगी? अगर आप उसे देखेंगे तो वो कैसी होती है? थोड़ी सी कठिन सी होती है ना? इसका क्या है? वो थोड़ा सा कठिन सी होती है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो कट भी जाएगी, यानी कि वो हल्की भी है। इसलिए यहाँ पर थ्रेडी पल्स, ऐसी पल्स जब खून बहता है तो आप उसे हाथ लगाएंगे, वो आपको टाइट तो नजर आएगी, लेकिन फिर वो आपको एकदम से दब भी जाएगी। ऐसी बाउंडिंग पल्स होती है। ये अगर दो सिरे हैं, एक सिरा और दूसरा सिरा आर्टरी का, अगर ये दो सिरे हैं, अगर ये दो सिरे हैं, ये पल्स इस तरीके से खून का बहाव होता है, तो ये खून का बहाव तेज होगा, ये क्या कहलाएगी? बाउंडिंग पल्स। ये यहां पर सतह पर फोर्स करेगी, ये बाउंडिंग पल्स होगी। ऐसी इंटरमिटेंट पल्स है, अंतराल, अब आ गई, अब आ गई, ये गैप कर सकती है, ये गैप लेके आ सकती है, छूट सकती है। ये आपको 10 सेकंड में थी, ये आपको 30 सेकंड में आई, ये 40 सेकंड में है, ये 60 सेकंड में। दिख रहा ना गैप? यहाँ पर 2 गैप है, 20 एक गैप तो है ही, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर भी 1 गैप है। तो गैप आ रहा है तो आप इंटरमिटेंट पल्स उसको बोल सकते हैं। डिक्रोटिक पल्स, धड़कन में 2 बार नाड़ी महसूस होती है, एक धड़कन में 2 बार। जो लबडब होता है उसमें जल्दी जल्दी महसूस हो सकती है, तो लबडब लबडब बहुत बार स्टेथोस्कोप को और पल्स को साथ किया जाता है। वाटर हैमर पल्स, आपको पता है ना ये पानी है, आप इसके ऊपर हथौड़ा, अगर आप इस पे हथौड़ा का मारोगे पानी के ऊपर तो कैसा लगेगा? तेज जोरदार बाउंड करती हुई तुरंत गिरने वाली नाड़ी। आपने इस पे फोर्स मारी, तुरंत क्या कर गई? ये कोलैप्स हो गई, तुरंत ये गायब हो गई, तुरंत ये गायब हो गई। जितना तेज मारोगे, जितना तेज पल्स दबाओगे, तुरंत गायब हो जाएगी। तो ये क्या आपके अलग से कुछ नापने के तरीके हैं, डायग्राम देखें जहां पर लोकेट किया गया है उस लोकेशन के हिसाब से आप डायग्राम में देख सकते हैं। अलग अलग पोस्टीरियर टिबियल है तो यहाँ पर टिबियल फोर्सा होता है, उसके हिसाब से है। आगे डोर्सल पेडिस है, पोप्लिटियल पल्स है, रेडियल पल्स है, हाथों में ब्रैकियल है, एपिकल है, कैरोटिड है, टेम्पोरल है। तो जहां जहां से, सीधी सी बात, जहां से आर्टरी गुजरेगी वो पल्स होगी। सीधा सा फंडा है, जहां जहां से आर्टरी गुजरेगी वो पल्स होगी। दूसरी चीज आई निकल के, वो है हमारा श्वसन। 12 से 20 सांस इसमें है, कहीं कहीं पर आपको 13 से 20 मैंने आपको बोला है रेस्पिरेशन पर मिनट, ठीक है? तो हम इसे 12 की जगह 13 कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है? मेडिकल फिजियोलॉजी। मेडिकल फिजियोलॉजी में अगर और जाएंगे तो आपको 13 से 16 ही मिलेगी, लेकिन क्योंकि आप घर में देख रहे हो फिर उसके लिए हमें 13 से 20 सही है। अगर 20 से ज्यादा तो टैकिप्निया और 13 से कम ब्रेडिप्निया। अब कुछ जगह आपको ये ऑप्शन दिखेगा मेल देखने को SpO2, तो S फॉर सैचुरेशन होता है और P फॉर पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब शरीर की ओर, शरीर की ओर यानी कि शरीर में जो बह रहा है आर्टरी का ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग 95 से 100% कहते हैं होनी चाहिए। तो कम से कम 95 तो हो, तभी तो हम कहेंगे। ऐसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के कुछ अलग अलग तरीके। नॉर्मल आपने 120/80 कहा है, ये एडल्ट का है, बच्चे का नहीं है। इसमें जो ऊपर वाला है इसे 120 बोलते हैं, 120 ऊपर वाला होता है, 80 नीचे वाला। तो कुछ लोगों का ये कहने का तरीका है, mmHg मिलीमीटर मरकरी होता है। अब ये ऊपर वाला सिस्टोलिक है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। इन दोनों को नापने वाला स्फेग्मोमैनोमीटर, बीपी अपैरेटस, स्फेग्मोमैनोमीटर बीपी अपैरेटस होता है। अब देखिए कुछ अलग अलग तरीके, अगर 140 से ऊपर चली जाए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 140 से ऊपर गया तो हम उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे, लेकिन अगर यही एक 90 से नीचे आ जाए
तो फिर से हाइपोटेंशन बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन है ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है जब व्यक्ति रेस्टिंग स्टेज में हो, या तो लेटा हुआ हो और अचानक वो उठने लगे, उस समय उसका बीपी अचानक से गिर जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक हाइपोटेंशन। गर्भवती महिला में भी है, जैसे जेस्टेशनल जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है, यानी कि एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया हो गया, एक्लैम्सिया हो गया, उसमें हम बीपी के बदलाव को देखते हैं। ऐसे ही फिफ्थ जो है वो है पेन। पेन का है वोंग बेकर फेस पेन स्केल, वोंग बेकर। इसमें 0 से 10 तक है, आपको दिखाई दे रहा है। 10 जितना ज्यादा, ठीक है ना, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना दर्द हाई होगा। सीधी सी बात, उतना ही दर्द हाई होगा, ठीक है, उतना ही दर्द हाई होगा। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, जिससे बेसिकली तरीके से हमें पता होना होता है कि हम किस चीज में हमें क्या परेशानी है। यानी कि कोई मरीज आया, मान के चलते आप होम विजिट पे हो, आपके पास कुछ किट होंगी, होम विजिट वाली किट है और अदर किट है। एक एएनएम का इतना ही रोल होता है, वो माँ और बच्चे, माँ और उसका बच्चा, इनको जांचने के लिए उसे प्रेग्नेंट लेडी का बीपी चेक करना है ना। तो बच्चे की धड़कन, जैसे कि फीटल हार्ट रेट, अगर आपको बोले 120 से 160 तक की रेंज में ये नॉर्मल मानी जाती है, पर कहीं कहीं थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करती है, तो हम लोग इसमें बदलाव कह सकते हैं। 120 बटे 120 से 160 तक जो होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स रहे हैं जो वाइटल साइन को लेके हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो होना चाहिए वो हमारी नाड़ी के प्रकार हैं, और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा बीपी का है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता